नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है संक्रांत मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग ईपीएफ से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। ईपीएफ जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है, ये स्कीम होता है, इसका एपेक्स अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट होता है। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे देश के ईपीएफ एंड ईपीएस को नियंत्रण करता है, ईपीएफ और ईपीएस को मॉनिटर करता है और कर्मचारी के सारे प्रकार ईपीएफ और ईपीएस रिलेटेड सुविधा उनको प्राप्त हो, इसके बारे में ख्याल रखता है। दोस्तों, हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम्स होते हैं, उनमें से ईपीएफ एक बहुत ही उम्दा स्कीम है और ईपीएफओ हर एक कंपनी के ऊपर पूरी तरह से नजर रखता है कि जो कंपनी है वो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम को इम्प्लीमेंट करे। जिसके पास अगर वैलिड रीजन से इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनको अवश्य ये स्कीम इम्प्लीमेंट करना है। मगर दोस्तों, दिक्कत तब होता है कि कंपनी को ह्यूमन रिसोर्स जो रहता है, कंपनी का वर्क फोर्स जो रहता है, अगर सडनली एक कंपनी बंद हो जाए और वो कंपनी इन वर्क फोर्स के लिए, लेबर फोर्स के लिए उनका ईपीएफ का पैसा उनको सही तरीके से मिले, इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता है। यानी कि अगर आप लोगों को सिंपल अर्थ में कहा जाए कि मान लीजिए कोई कंपनी अगर काम चलते चलते बीच में बंद हो जाता है, और नहीं तो कोई कंपनी अगर बीच में काम चलते चलते उनके कर्मचारियों को सैक करने लगता है, हटाने लगता है, काम से हटाने लगता है, तब इन कर्मचारियों के लिए बहुत ही दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है अपने ईपीएफ का जो भी पैसा है वो विथड्रॉ करने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो नियम है वो बनाया है कि आप जब कंपोजिट क्लेम फॉर्म जब सबमिट करेंगे ईपीएफओ में, तो आपको एम्प्लॉयर के अटेस्टेशन का जरूरत होता है वो क्लेम फॉर्म में। अगर आप लोग ऑफलाइन मोड पे यानी कि कंपोजिट क्लेम फॉर्म जो नॉन आधार है वो आप लोग सबमिट करते हैं ऑफलाइन मोड पे रीजनल पीएफ ऑफिसेज में, तो आपको एम्प्लॉयर का अटेस्टेशन का बहुत ही जरूरत रहता है। मगर दोस्तों, बहुत सारे केसेस में बल्कि कहा जाए तो मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि इन कर्मचारियों के लिए, इन लेबर फोर्सेस के लिए वो एम्प्लॉयर और अटेस्टेशन का जो काम है वो नहीं करते हैं। इवन कई केसेस में ये भी देखा गया है कि एम्प्लॉयर का कोई और एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तब ये जो लेबर फोर्स है, ये जो कर्मचारी है, इनको कैसे जस्टिस मिलेगा, उनको अपने ईपीएफ में जो भी जमाया हुआ पैसा है उनको कैसे वो पैसा वापस मिलेगा, इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए एक कर्मचारी जो एक कंपनी के अंतर्गत काम करते थे और उनका 1 से 2 साल काम हो जाने के बाद उनको कंपनी से छुड़वा दिया गया या कंपनी बंद हो गया, तो उनके ईपीएफ में जो भी सारे पैसा है वो कैसे उसको विथड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, पहला बात यह है, अगर आपके यूएएन से, अगर आपके केवाईसी यानी कि आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड और आपके बैंक पासबुक लिंक रहता है, तो आप इनका जो विथड्रॉल का सुविधा है वो ऑनलाइन वेरियस केसेस में कर सकते हैं, उठा सकते हैं। जैसे आप फॉर्म 19 ऑनलाइन, फॉर्म 31, फॉर्म 10C, ये सब ऑनलाइन विदाउट एनी अटेस्टेशन ऑफ एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर के अटेस्टेशन के बिना ही आप अपने क्लेम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और इसके द्वारा आप अपने जो भी संचित राशि है उसको उठा सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि एकदम अचानक से अगर कंपनी बंद हो जाता है, नहीं तो कंपनी में ताला लग जाता है, नहीं तो एम्प्लॉयर आपको छुड़वा देता है और बाद में आपके अटेस्टेशन, बाद में आपके कंपोजिट क्लेम फॉर्म में अटेस्टेशन ना करते हैं, तो सबसे अच्छा जो उपाय है, आपको अपना जो यूएएन है यानी कि ईपीएफ जो नंबर है उसके साथ आपको आपका केवाईसी अपडेट कर देना है। मतलब आपको अपना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट जो है वो ऑनलाइन अपना यूएएन से फीड कर देना है, ताकि आपके कंपनी अगर अचानक से बंद हो जाता है, आपका कंपनी अगर आपको अचानक से छुड़वा देता है, नहीं तो आप अपने मर्जी से कंपनी छोड़ देते हैं, तब ये चीज बहुत ही काम पे आएगा। और नहीं तो आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म जो नॉन आधार है वो फिल इन करना है और इसके लिए आपको एम्प्लॉयर का अटेस्टेशन चाहिए। बहुत सारे केसेस में, जैसे कि मैंने कहा, एम्प्लॉयर अटेस्टेड करना ही नहीं चाहता है। और दूसरा बात यह है कि कंपनी और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ही नहीं रहा, तो अटेस्टेड कौन करेंगे। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे जो कर्मचारी है वो चिंतित रहता है, स्पेशली जो लेबर फोर्स जो इतना स्टेबल कंडीशन में नहीं रहते हैं, जिनको इतने सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में इतनी अच्छी तरह से, ईपीएफओ के बारे में इतनी अच्छी तरह से पता नहीं होता है, वो बहुत ही मायूस हो जाता है और वो ऐसे ही हाल छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि जो गया तो गया और मुझे पैसा नहीं चाहिए। मगर दोस्तों, गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाला है। गवर्नमेंट द्वारा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन का बात कहा गया है। आप लोग ध्यान से सुनिए कि इन दिस केस, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके कंपोजिट क्लेम फॉर्म में नॉन अदर जो ऑनलाइन अपने केवाईसी को अपने यूएएन से फीड नहीं किया है, उनको कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन अदर फिल इन करना है। अगर आपका कंपनी
वहां पर अपने कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म पे आपको अटेस्टेड नहीं करके देते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म को लेना है और आपको उसको फिल इन करना है, ड्यूली फिल इन करना है। उसके बाद अगर आपका एम्प्लॉयर उसको अटेस्टेड नहीं करता है तो आपका जहां पर बैंक अकाउंट है, यानी कि जिस बैंक अकाउंट में आप आपके ईपीएफ का जो भी संचित अर्थ है, राशि है, उसको लेना चाहते हैं, वहां के जाना है, उस ब्रांच पे आपको जाना है, मैनेजर से उस फॉर्म को अटेस्टेड करवाना है और रीजनल पीएफ कमिश्नर के पास जाना है, यानी कि ईपीएफओ का जो रीजनल ऑफिस, मान लीजिए आप पश्चिम बंगाल में कहीं काम करते हैं, वहां पर दुर्गापुर एक रीजनल ऑफिस है, सिलीगुड़ी एक रीजनल ऑफिस है, कलकत्ता एक रीजनल ऑफिस है। आप अपना यूएएन कार्ड को गो थ्रू कीजिएगा, उसको पढ़िएगा कि आपका रीजनल ऑफिस कहाँ लिखा गया है। वही रीजनल ऑफिस में आपको अपना ये कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म जो मैनेजर, जो बैंक मैनेजर नहीं तो बैंक के कोई भी ऑथराइज पर्सन जो इसको अटेस्टेड करने में सक्षम है, वो अटेस्टेड कर देते हैं और आप ये ड्यूली फिल इन करके फॉर्म को रीजनल पीएफ कमिश्नर के पास नहीं तो रीजनल पीएफ ऑफिस में आपको जाना है। उनको बकायदा एक चिट्ठी भी लिखना है कि किस कारण से आपका एम्प्लॉयर यहाँ पर अटेस्टेड नहीं करके दिया, और वही एप्लीकेशन को और कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म को और आपके केवाईसी को वहां पर रीजनल पीएफ कमिश्नर ऑफिस में जमा दे देना है। रीजनल पीएफ कमिश्नर के एंड से बाकी काम की जाएगी, यानी कि रीजनल पीएफ कमिश्नर उनके एंड से आपके एम्प्लॉयर से बात करेंगे कि क्यों वो आपके कॉम्पोजिट क्लेम पे अटेस्टेड नहीं कर रहा है। ये गया पहला ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। अब मान लीजिए कि मैनेजर जो है, बैंक का जो मैनेजर है, वो आपको ये कहता है, नहीं तो बैंक का कोई भी अथराइज पर्सन, कोई भी आला अधिकारी ये आपको कहता है कि क्यों मैं इस फॉर्म में साइन करूं, मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता नहीं हूं, नहीं तो मैं ये रिस्क क्यों लूं, क्यों मैं आपके इस कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म में साइन करूं। दोस्तों ये चौंकने वाले बात नहीं है, ये भी बहुत सारे ओकेजन में, ज्यादातर ओकेजन में ऐसा नोटिस किया जाता है कि जो बैंक के मैनेजर है, नहीं तो जो भी ऑथराइज पर्सन है, वो आपके कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म में साइन नहीं करेगा। तब गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप, यानी कि जो ईपीएफओ का मेंबर है, जो अपने सेविंग्स जमा राशि उठाने चाहते हैं, उनको उनके केवाईसी जो है, यानी कि यहाँ पर केवाईसी है आपके आधार कार्ड, आपके बैंक पासबुक, इसको अपडेट कर लेना है। और अपडेट किसके द्वारा होगा, ईपीएफओ ने यहाँ पर कहा है कि कुछ व्यक्ति वर्ग है, कुछ डेजिग्नेटरी पर्सन्स है, जिनके द्वारा अगर आप अपने केवाईसी अटेस्टेड करवा लेते हैं और वही केवाईसी को और एक एप्लीकेशन को और कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म को रीजनल पीएफ कमिश्नर ऑफिस लेके जाते हैं, तब भी आपका काम बन जाएगा। मान लीजिए बैंक आपका कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म में साइन नहीं करता है, तब सरकार ने दूसरा जो अल्टरनेटिव उपाय यहाँ पर बनाया है कि आपको अपने केवाईसी, आपके आधार कार्ड, आपके बैंक पासबुक, आपका यूआईएन कार्ड भी यहाँ पर ले लीजिएगा, आपका पैन कार्ड भी ले लीजिएगा, और कुछ डेजिग्नेटरी पर्सन है, उनके नाम मैं अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन कौन सा व्यक्ति वर्ग है जो आपका ये केवाईसी में अटेस्टेड कर सकता है। वही अटेस्टेशन वाला केवाईसी आप अगर रीजनल पीएफ कमिश्नर के ऑफिस में जमा देते हैं तो बाकी काम रीजनल पीएफ कमिश्नर के एंड से की जाएगी, ताकि आपको अपने ईपीएफओ में जमा राशि मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ ने कहा है कि मजिस्ट्रेट रैंक के कोई भी व्यक्ति आपके केवाईसी में अटेस्टेड कर दे सकता है। एक गजेटेड ऑफिसर यानी कि बीडीओ, एसडीओ, इस रैंक के कोई भी ऑफिसर आपके केवाईसी में साइन कर दे सकता है। आपके इलाके में जो भी पोस्ट मास्टर है, सब पोस्ट मास्टर है, वो भी आपके केवाईसी को अटेस्टेड कर दे सकता है। विलेज यूनियन जो रहता है, वहां का प्रेसिडेंट भी आपका केवाईसी में साइन कर सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ विलेज पंचायत वेयर देयर इज नो यूनियन बोर्ड, जहां पर यूनियन बोर्ड नहीं है, वहां पर विलेज पंचायत का प्रेसिडेंट, वो भी यानी कि सहज अर्थ में आप मान लीजिए पंचायत का सरपंच, वो भी आपके केवाईसी में अटेस्टेड कर सकता है। चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड, अगर म्युनिसिपल एरिया में आप रहते हैं तो वहां पर चेयरमैन, सेक्रेटरी जो भी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी है, मेंबर जो भी है, ये काउंसिलर्स जो भी है, वो भी आपके केवाईसी में अटेस्टेड कर सकता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जो है, वो भी आपके केवाईसी में अटेस्टेड कर सकता है। उसके बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर, इस लेवल के कोई भी ऑफिसर आपके केवाईसी में अटेस्टेड कर सकता है। नोटरी पब्लिक कर सकता है, लॉयर। उसके बाद जो नोटरी पब्लिक रहता है, नोटरी पब्लिक आपके केवाईसी में अटेस्टेड कर सकता है। और मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, रीजनल कमिटी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कोई भी ईपीएफओ का जो मेंबर ऑफ बोर्ड ट्रस्टी बोर्ड रहता है, वहां पर
कोई भी एक मेंबर आपके केवाईसी में अटेस्टेड कर सकता है। मैनेजर ऑफ बैंक विच बैंक अकाउंट ऑफ क्लेमेंट इज मेंटेन, जैसे कि मैंने अर्लियर कहा कि बैंक मैनेजर भी यहाँ पर अटेस्टेड कर सकता है। हेड ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि स्कूल के हेडमास्टर भी आपके केवाईसी में अटेस्टेड कर सकता है। कोई भी जज इक्विवेलेंट जो अथॉरिटी है वो आपके अटेस्टेड कर सकता है आपके केवाईसी में। लेखपाल, पटवारी, ये सब भी आपके केवाईसी में अटेस्टेड कर सकते हैं। तो आप लोग ये चिंता से मुक्त हो जाइए कि अगर बैंक वाले, ब्रांच मैनेजर या कोई भी डेजिग्नेटेड पर्सन, ऑथराइज्ड पर्सन आपका कंपोजिट क्लेम फॉर्म में अटेस्टेड ना करते हैं तो चिंता का बात नहीं है। आपको इन जो व्यक्ति वर्गों का नाम यहाँ पर मैंने मेंशन किया, उनसे आपको आपके केवाईसी को, अपने आधार कार्ड को, अपने बैंक पासबुक को, अपने पैन कार्ड को, यूएन कार्ड अगर आपके पास रहता है उसको भी आप अटेस्टेड करवा लीजिए। सीधा एक एप्लीकेशन लिखिए, रीजनल पीएफ ऑफिस में जाइए, आपका काम बन जाएगा। आपके एम्प्लॉयर आपके कंपोजिट फॉर्म में अटेस्टेड ना करे तो भी कोई चिंता का बात नहीं। आपके एम्प्लॉयर अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, कंपनी अगर बंद हो गया है तो भी चिंता का किसी भी कारण नहीं है। आप लोग ये जो नियम मैंने बताया इसको फॉलो कीजिए, आपको अपने ईपीएफ का पैसा अवश्य और अवश्य मिल जाएगा। आप लोगों से फिर से गुजारिश होगा जो अभी रनिंग काम कर रहे हैं, कृपया अपने अपने जो केवाईसी है, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जो भी बैंक का रिकॉर्ड है वो अपने यूएएन से ऑनलाइन निबंधित कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में इस तरह का कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।